सो स्टूडेंट्स, मेरे प्रीवियस लेक्चर में लंग कंप्लायंस को लेकर के हमारे स्टूडेंट्स जो थे कुछ, उन्होंने कहा कि सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। तो लंग कंप्लायंस हालांकि तुम लोगों के लिए बेटे नई चीज़ है, लेकिन अगर तुम लोगों ने कहा है तो जैसा कि तुम जानते हो हर चीज़ जो तुम लिखते हो उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लंग कंप्लायंस बेसिकली डिस्टेंशन प्रॉपर्टी है। किसी भी लंग्स की फूलने और पिचकने की प्रॉपर्टी को कह देते हैं लंग का कंप्लायंस। तो ये दो मेजर थिंग्स हैं जिन पर डिपेंड करती है। एक है डिस्टेंसिबिलिटी, कि लंग्स का डिस्टेंशन कितना प्रॉपर हो रहा है, और दूसरा होता है सरफेक्टेंट। ठीक है, तो लंग का जो कंप्लायंस है ये बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंशन ऑफ द लंग, डिस्टेंशन कैपेसिटी ऑफ लंग। अब ये तो आपको पता ही है कि जो लंग है इट इज कंपोज्ड ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। येलो इलास्टिक फाइबर से कंपोज्ड होता है, तो इनमें रिक्वायरिंग कैपेसिटी होती है, एक्सपैंड करते हैं जब एयर इन होती है और सिकुड़ जाते हैं जब एयर वापस चली जाती है। एंड द सेकेंड मेजर थिंग विच इज डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर द लंग कंप्लायंस इज सरफेक्टेंट। भाई ये आपको पता है कि जो न्यूमोसाइट्स 2 होती हैं एक तरह का सरफेक्टेंट रिलीज करती हैं। एक प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का कंपाउंड होता है जो कि सरफेस टेंशन को रिड्यूस करके एयर के डिफ्यूजन के प्रोसेस को थोड़ा स्मूथ बनाता है। तो ये दो फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लंग कंप्लायंस के लिए। अब जैसे ट्यूबरकुलोसिस है जो कि एक इन्फेक्शन है जो कि एक स्कार प्रोड्यूस कर सकता है विच इज नॉन रिवीलिंग, जो कि नॉन डिस्टेंसेबल है, तो वो लंग्स के कॉम्प्लायंस को इफेक्ट करेगा क्योंकि उसकी फाइब्रोसिस हो गई। तो अगर स्कार लीव कर रहे हैं, इस तरह का गोन्स कॉम्प्लेक्स बनता है ट्यूबरकुलोसिस में, और उसकी वजह से अगर कोई स्कारिंग होती है जिसकी वजह से ये इलास्टिक फाइबर्स की फाइब्रोसिस हो जाती है, तो लंग कंप्लायंस इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला भी बताया था पिछली बार कि अगर लंग कंप्लायंस को आप CL से रेफर करते हो तो वॉल्यूम में चेंज, लंग्स के वॉल्यूम में चेंज, उसको हम डेल्टा V से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई ये चीज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि सिर्फ 1 mm का चेंज जो होता है, भाई -1 mm हो रहा था जब थोरैसिक केज इंक्रीज कर रहा था साइज में। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो थोरैसिक कैविटी थी वो ऊपर की ओर खिंच गई थी और डायफ्राम नीचे चला गया। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने से सिर्फ -1 mm का डेफिसिट आ रहा था आपके ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर में, जिसकी वजह से 500 ml एयर अंदर की ओर ड्राइव हो जाती है। अराउंड 500 ml ऑफ एयर इज ड्रिवन इनसाइड, है कि नहीं? तो बहुत ही छोटा ट्रांसपल्मोनरी चेंज एक बड़े लंग वॉल्यूम को ड्राइव कर सकता है। तो उसी को डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो होता है प्लूरल प्रेशर। ठीक है, ये जो नीचे ये दिया हुआ है इसको कहते हैं ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर का डिफरेंस, ऊपर है डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स। इसको लंग कंप्लायंस कहते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो ये एल्वियोलर वॉल्यूम है, ये प्लूरल वॉल्यूम है, ये चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ लंग्स है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली लंग कंप्लायंस। तो लंग कंप्लायंस तभी नापा जाता है बेसिकली जैसे जो उसकी इलास्टिसिटी है, उसकी डिस्टेंशन प्रॉपर्टी है, वो खत्म हो जाए। ऐसा बेटा कभी कभी क्या होता है, जो सरफेक्टेंट इज द डिटरमाइनिंग फोर्स, जैसा कि मैंने बताया, तो कभी कभी क्या होता है, एक न्यू बॉर्न बेबी है, उसमें इन्फेंटाइल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं उसको। इसी लंग कंप्लायंस के सरफेक्टेंट वॉज द सेकेंड डिटरमाइनिंग फैक्टर ना, सरफेक्टेंट वॉज द सेकेंड डिटरमाइनिंग फैक्टर। तो इसी वजह से इन्फेंटाइल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम न्यू बॉर्न बेबीज में हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी जो न्यूमोसाइट्स होती हैं उतनी डेवलप नहीं हुई रहती हैं, लगभग 2 महीने तक वो सरफेक्टेंट प्रॉपरली नहीं रिलीज कर पाता है, तो जिसकी वजह से कोलैप्स भी हो सकती हैं जो उसकी एल्वियोलाई होती हैं। तो कभी कभी ऐसे पेशेंट, ऐसे न्यू बॉर्न इन्फेंटाइल पेशेंट्स को हमें वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ता है या फिर आर्टिफिशियली हमें ब्रोंकियोडाइलेटर्स वगैरह देने की ज़रूरत पड़ जाती है, सरफेक्टेंट्स देने की ज़रूरत, नेजल पाथवे से देने की ज़रूरत पड़ जाती है।
तो इसको इन्फेंटाइल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी कहते हैं। तो ये भी लंग कंप्लायंस के सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। और अभी मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंशन के लिए मैंने आपको ट्यूबरकुलोसिस का एग्जांपल दिया हुआ था कि ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन की वजह से अगर कोई सेपरेटेड स्कार रह गया जो कि फाइब्रोटिक है, नॉन रिवीलिंग है, तो उसकी वजह से भी लंग कंप्लायंस में जो है वो कमी आ जाती है। ठीक है, क्योंकि ये जो पल्मोनरी है या प्लूरेसी के केसेस में, ऐसे इन्फेक्शन के केसेस में, ये डिनोमिनेटर जो होता है इसमें जो चेंज होता है वो बढ़ जाएगा। तो जब ये चेंज बढ़ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ठीक, तो ये लंग कंप्लायंस के बारे में कुछ चीजें थी। नाउ वी कम ऑन टू अवर नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में हमने क्या देखा है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखते हैं कि ब्लड में ऑक्सीजन किस तरह से कैरी होती है। भाई दुनिया जानती है कि हीमोग्लोबिन के 4 मॉलिक्यूल होते हैं और वो चारों एक एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की लोडिंग कर सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन का 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो कैरी करेगा। ठीक, ये देखिए यहां पे दिया हुआ है हीमोग्लोबिन है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर रहा है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। तो अगर इसको आप ml में लेंगे तो अराउंड 20 ml, 20 ml ऑक्सीजन कैरी होती है 100 ml ब्लड में। तो ये इस तरह से आपको बता दिया गया कि 20 ml ऑक्सीजन कैरी होती है 100 ml ब्लड में, जबकि हम ये मान के चलते हैं कि कितना हीमोग्लोबिन है, 14 ग्राम परसेंटेज हीमोग्लोबिन हमारी ब्लड में है। 100 ml ब्लड में अराउंड 14 ग्राम परसेंटेज हीमोग्लोबिन की एक नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है। तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करिए तो अराउंड 20 ml ऑक्सीजन यानी 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जो है वो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कैरी करेगा। ये तो एक डेफिनेटिव थिंग हो गई, चलिए ठीक है। इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन ये किस तरह से होता है, ये कर्व क्यों सिग्मोइड आता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए होता क्या है, ये डायग्राम वैसे कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है लेकिन फिर भी मैं बताऊं, द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसएसोसिएशन कर्व विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ द हीमोग्लोबिन affect the oxygen binding in the lungs and release inside the tissues। अब देखिए क्या है, ये कर्व ऐसा सिग्मोइड कर्व आता है। तो पहली चीज नीट एग्जामिनेशन में आपको ये पता होनी चाहिए कि ये कर्व जो है वो सिग्मोइड कर्व है, नंबर 1। अब ये दिया हुआ है कि इफ मोर O2 इज प्रेजेंट मोर ऑक्सीजन इज बाउंड, हाउएवर बिकॉज द hemoglobin's property the oxygen binding strength changes with saturation and that's why this curve is S shape। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डियर ये होता है कि एक लेवल के बाद ये जो सैचुरेशन है, भाई पहले तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज किया लेकिन बाद में इसका जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है ये रेड्यूस हो जाता है। द ऑक्सीजन बाइंडिंग स्ट्रेंथ चेंजेस विथ सैचुरेशन। तो अगर 80% तक सैचुरेशन हो जाता है तो उसके बाद हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी उतनी नहीं रह जाती, या डिसएसोसिएशन की प्रॉपर्टी भी उतनी नहीं रह जाती। इस चीज को आप याद रखेंगे। इसी वजह से ये कर्व सिग्मोइड हो गया, वरना ये क्या, ये कर्व स्ट्रेट लाइन होता, ये कर्व स्ट्रेट लाइन होता तो उसका मतलब ये होता कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाते चले जाएंगे तो परसेंटेज सैचुरेशन जो है वो लीनियर ग्राफ में इंक्रीज कर जाएगी। अगर ये ग्राफ लीनियर होता या अगर ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल होता तो इससे हम क्या रिडीम करते हैं कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाते चले जा रहे हैं, एक सर्टेन लेवल पे आने के बाद, मान लीजिए कि इस लेवल पे आने के बाद जो परसेंटेज सैचुरेशन है वो बहुत तेजी से 100 के करीब हो जाता है। तो ये दोनों ही केसेस नहीं होते हैं। मैंने इसीलिए आपको 3 अलग अलग तरीके के ग्राफ बता दिए कि ये जो ऑक्सीजन सैचुरेशन का ग्राफ है ये लीनियर भी नहीं है, ये जे शेप यानी एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, बल्कि कैसा है, ये सिग्मोइड कर्व है। तो सिग्मोइड कर्व का सिग्निफिकेंस ही यही होता है कि एक लेवल
एक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के रहते एक सर्टेन लेवल ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बाद जो इसकी सैचुरेशन कैपेसिटी है, इट इज टेकिंग मोर और लेस, इट इज मेकिंग अ प्लेट्यू। यही इसका सिग्निफिकेंस है। इस ग्राफ को आप दो भागों में बांट दीजिए। यह है पार्ट 2 और यह है पार्ट 1। इस ग्राफ को आप दो पार्ट में बांट सकते हैं। तो जो पार्ट 1 है, जो कि ये शो हो रहा है, ये शो हुआ है, ये 40% पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन पे अराउंड 80% सैचुरेशन हो जा रहा है। यानी बहुत तेजी से सैचुरेशन होता है। शुरू में जो हीमोग्लोबिन का शुरुआती सैचुरेशन होता है वो 0 से 20 में 40, देखिए 0 से 20 में 40% सैचुरेशन हो जा रहा है, और वहीं 20 से जब 40 कर रहे हैं तो लगभग 80% सैचुरेशन हो जा रहा है। तो ये ग्राफ 1 है। लेकिन ग्राफ 2 में जब जाएंगे तो आप 40 से 100 चले गए, लेकिन फिर भी जो सैचुरेशन है वो सिर्फ कितना हो रहा है, 20% ही बढ़ रहा है। ये प्रॉपर्टी है इस ग्राफ का। टोटल सिग्निफिकेंस यही है कि आफ्टर 80% द सैचुरेशन कैपेसिटी ऑफ दिस ऑक्सीहीमोग्लोबिन कर्व इज फ्लैटेंड। भाई पहले तो 20-20 के अंतराल पर 40-40 का सैचुरेशन था। 20 mm ऑफ O2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर 40% सैचुरेशन, 40 mm ऑफ Hg पर 80% सैचुरेशन, है कि नहीं? तो इस तरह से चलते चले जाते तो थोड़ी ही देर पर 60, देखिए, तो अगर इसी तरह से चलें तो ये सैचुरेशन यहां पर यानी अराउंड 60 पर ये खत्म हो जाना चाहिए था, 100% सैचुरेट हो जाना चाहिए था 60 mm ऑफ O2 पर ऐसा नहीं होता है। ये ग्राफ फ्लैट हो जाता है और उसको इतना समय, इतना और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो फुल्ली सैचुरेट हो सके। यही कारण है इस कर्व के सिग्मोइड होने का। ठीक, अब देखिए यहां पर ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज पहले से दी हुई है कि दिस एक्स एक्सिस यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जहां पे रखा गया है टेल्स यू द रिलेटिव अमाउंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन dissolved in the fluid surrounding the hemoglobin, while in the tissues of other organs where partial pressure of oxygen is low 40 mm of Hg, the hemoglobin is less saturated, yani only saturated with 75% of oxygen. जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है वहां पर सिर्फ 75% सैचुरेशन है ऑर्गन्स के अंदर। On the other hand, this axis is telling you how much oxygen is bound to Hb. At 100%, each hemoglobin molecule has 4 bound oxygen molecules. ये चीज मैंने आपको शुरू में समझा रखी है। ठीक, in the lungs, where the partial pressure of oxygen is high, around 100 mm of Hg, the Hb is almost fully saturated, 98%. तो इससे बेटा जानते हैं क्या होता है? इस प्रॉपर्टी से टिश्यूज के अंदर हाइपोक्सिक सिचुएशन क्रिएट होने से बच जाती है। कैसे? हाइपोक्सिक सिचुएशन क्रिएट होने से कैसे बच रही है? देखिए, इन द टिश्यूज एंड लोअर ऑर्गन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 ही mm है, जबकि चलो लंग्स में तो 100 mm ऑफ Hg है, तो वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 98% हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन टिश्यू में अगर ये ग्राफ लीनियर होता तो क्या होता? 40% पे जो सैचुरेशन है ऑक्सीजन का वो कितना रह जाता? सिर्फ 20। अगर ये कर्व लीनियर होता तो दिस पर्टिकुलर टिश्यू माइट हैव एन हाइपोक्सिक डैमेज। तो इसी वजह से ये पूरा जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज वेरी सिग्निफिकेंट। इस चीज को मैंने और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। देखिए मैं दिखाता हूं आपको।
देखिए इस डायग्राम को, इन द लंग्स, सबसे पहले हम लंग्स की बात करेंगे, एट सी लेवल की बात करेंगे। देयर इज लॉट ऑफ ऑक्सीजन एट द PO2 इन द लंग्स इज 100 mm ऑफ Hg, तो Hb सैचुरेशन इज 98%, ठीक है, सी लेवल पर 98% रहता है। ये पॉइंट दिखाता है, ये यहां पर अपन रहते हैं प्लेन्स पर, लेकिन मान लीजिए कि हम माउंटेन्स पर चले जाएं या किसी तरह का कोई हाइपोक्सिक स्टेट हमारे अंदर क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड अवर बॉडी, इनसाइड द ब्लड, इनसाइड द प्लाज्मा इन डिसॉल्व्ड स्टेट कम हो जाए, क्या होगा? एट हायर एल्टीट्यूड देयर इज लेस ऑक्सीजन, यानी PO2 कम होता है। एट अ PO2 in the lungs is only 80 mm of Hg, the Hb is still 95% saturation, यानी कि अगर 80% भी हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो चूंकि ये कर्व फ्लैट है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन में। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। जस्ट बिकॉज कि दिस कर्व इज फ्लैट, देयर इज नॉट मच सिग्निफिकेंट चेंज इन द सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इवन when this partial pressure of oxygen falls to 20 times less, 20 mm less, 20 units less, then also there is not a very significant change in the saturation of hemoglobin. इस कर्व की वजह से, इस सिग्मॉइड के ऊपर के पोर्शन की वजह से, फ्लैट होने की वजह से, इट इज कांस्टेंट ना, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अब आप कहेंगे ठीक है सर, आपने ये इस हिस्से का तो बता दिया सिग्निफिकेंस, अब इस हिस्से का सिग्निफिकेंस बताइए। भाई दो पार्ट में डिवाइड किया था ना, दिस वाज 2, दिस वाज 1, तो इस हिस्से का सिग्निफिकेंस क्या है, इस चीज को जानते हैं। यहां पे पढ़ लीजिए, एट हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लार्ज चेंजेस इन पार्शियल प्रेशर कैन कॉज ओनली स्मॉल चेंज इन at a higher partial pressure of oxygen, a large change in partial pressure of oxygen, around 20 यूनिट का एक large change can only cause a small change in the Hb saturation. Hb saturation में जरा सा डिफरेंस लाएगा, बस थोड़ा सा, सिर्फ इतना सा डिफरेंस आएगा, जबकि ये डिफरेंस कितना ज्यादा है, जबकि ये डिफरेंस बहुत ही माइन्यूट है, नन्हा सा, ठीक है। नोटिस दैट द कर्व इज रिलेटिवली फ्लैट हियर, इसी फ्लैटनेस की मैं बात कर रहा था। द हीमोग्लोबिन्स प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस अ सेफ्टी मार्जिन दैट इंश्योर्स दैट द हीमोग्लोबिन इज ऑलमोस्ट फुल्ली सैचुरेटेड इवन व्हेन देयर इज सब्सटैंशियल partial pressure of oxygen decreases. As a result, the hemoglobin remains saturated even at higher altitude or with any kind of lung disease जिसमें कि partial pressure of oxygen हमारी बॉडी में कम हो जाए। एनी काइंड ऑफ लंग डिजीज, मैंने आपको तमाम तरह के लंग डिजीज बताया जिसमें हाइपोक्सिक स्टेट हमारी बॉडी में क्रिएट हो जाती है। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ डिजीज हाइपोक्सिया के, मैं आपको बताता हूं कितने तरीके की हाइपोक्सिया होती हैं। अब देखिए ये वाला जो कर्व है ये सिग्निफिकेंस बताएगा द लोअर पोर्शन का। भाई दो पोर्शन थे ना सिग्मॉइड कर्व, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व के। अब देखिए ये वाला जो ग्राफ है ये आपको ये बताएगा कि जो फर्स्ट पोर्शन था जिसको मैंने मार्क किया था उसका क्या सिग्निफिकेंस है। यहां लोडिंग और अनलोडिंग इजी हो जाती है। देखिए एट लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, देयर इज अ लार्ज चेंज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, चेंजेस द Hb सैचुरेशन, कॉजेज लार्ज चेंज। अब ये वाला जो पोर्शन है जो ये इस रेड लाइन से दिखाया गया है, इस पोर्शन में आप क्या देख रहे हैं, इस पोर्शन में देख रहे हैं कि जरा सा चेंज हो रहा है, पार्शियल प्रेशर जरा सा कम हो जा रहा है, तो देयर इज लार्ज चेंज, ड्रास्टिक चेंज। आप यानी कि 20 पॉइंट कम कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर, तो 40 पॉइंट ड्रॉप हो जा रहा है
सैचुरेशन, और जरा सा 20 कम कर देना तो 40 पॉइंट और ड्रॉप हो जा रहा है इस पार्ट ऑफ ग्राफ में। तो अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जरा सा कम होता है तो तुरंत पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन तुरंत वापस कर देगा इस पोर्शन में। जरा सा भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हुआ नहीं कि पूरा का हीमोग्लोबिन अपना पूरा का पूरा ऑक्सीजन जो वो कैरी कर रहा था अपनी पीठ पर उसको उतार देता है कि ले लो भाई, जिसको जो चाहिए ले जाओ। तो ऐसा टिश्यूज में जरूरी है। देखो ये टिश्यूज में जो कि एक्सट्रेनस एक्सरसाइजेस करते हैं जहां पे एक इंटरिम हाइपोक्सिया क्रिएट हो जाती है, तो उन टिश्यूज में अगर पार्शियल प्रेशर जरा सा भी कम हुआ तो हीमोग्लोबिन अपना पूरा का पूरा ऑक्सीजन उसको दे देगा कि भाई ले जाओ तुम। जरा सा कम हुआ नहीं कि पूरी की पूरी अनलोडिंग हो जाती है ऑक्सीजन की। तो वही देखो लिखा हुआ है एट रेस्टिंग द टिश्यूज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40 mm ऑफ Hg। टिश्यू के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो 40 mm ऑफ Hg होता है। Hb सैचुरेशन इज 75% सैचुरेटेड, ठीक है। हीमोग्लोबिन 75% के करीब सैचुरेटेड होता है। यहां पर ओनली 23% ऑफ द ऑक्सीजन इज कैरीड बाय Hb बाय द हीमोग्लोबिन इज रिलीज्ड, ठीक है। क्योंकि यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा था तो सिर्फ 23% ऑक्सीजन जो है उसको रिलीज किया गया, ठीक है। लेकिन इन अ मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यूज सच एज एक्सरसाइजिंग मसल्स, ये देखो ये मसल्स दिया हुआ है, द PO2 इज इवन लोअर एट अ PO2 ऑफ 20 mm। अब देखो यहां पर 20 mm का ग्राफ दिया हुआ है। ये भाई 40 mm था PO2 रेस्टिंग स्टेज में टिश्यूज के अंदर, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसी मसल्स जो कि लगातार ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कर रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रही हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही हैं, वहां पर PO2 का कंसंट्रेशन 20 mm ऑफ Hg हो जाता है। ये यहां 20 mm ऑफ Hg हो जाएगा। तो दिस हीमोग्लोबिन इज ओनली 40% सैचुरेटेड एंड एडिशनल 35% ऑफ O2 हैज बीन अनलोडेड फॉर द टिश्यू यूज। अब ये 75 से 40 पे फटाक से नीचे आ जाएगा, तो अराउंड 35% लोडिंग हो जाती है। सिर्फ 20% तक आप 20 पॉइंट कम कर दे रहे हैं अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को, तो तुरंत 35 mm का लॉस हो जा रहा है। 35% ऑफ द ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। 35% अनलोडिंग हो जाएगी। तो अ स्मॉल चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन दिस एक्सिस, इस एक्सिस में, इस पार्ट ऑफ द ग्राफ में, कैन लीड टू a drastic unloading of all the oxygen which is needed, which is required for the extraneous muscles which are working, ठीक है। So at lower PO2 a large change in PO2 causes a large change in the Hb saturation। लीनियर ग्राफ है ना। तो टिश्यूज अदर देन द लंग्स हैव लो PO2। लंग्स के अलावा जितने भी बाकी टिश्यूज हैं विच आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, they have lower PO2 and because they consume oxygen, notice that the curve is relatively steep at lower PO2 levels। lower PO2 levels पर कर्व जो है वो कैसा है, it is steep। अरे भाई आपने मैथ में भी तो ये पढ़ा होगा ना कि ये थीटा, ये और यहां पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करिए, ये थीटा, तो ये जितना ज्यादा थीटा की वैल्यू आप बढ़ाते चले जा रहे हैं कर्व उतना स्टीप होता चला जा रहा है। चीजें पढ़ी है ना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन वाली, वही है ये। तो इट इज स्टीप एट लोअर PO2। हीमोग्लोबिन की ये प्रॉपर्टीज एंश्योर दैट द ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड वेयर इट इज मोस्ट नीडेड। वेयर द टिश्यूज नीड मोर दे गेट मोर। ये वाली प्रॉपर्टी हीमोग्लोबिन की। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कर्व है वो पहले स्टीप है बाद में फ्लैट है। दोनों के अपने सिग्निफिकेंस हैं, दोनों आपको पता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। देयर आर सम फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिसएसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन।
बेसिकली 4 फैक्टर्स हैं जिसको कि आपको पढ़ना रहता है। टेम्परेचर है, पीएच है, भाई पीएच एसिडिक होगा तो ऑक्सीजन डिसएसोसिएशन बहुत आराम से हो जाएगा, यानी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो कमजोर हो जाता है अगर H+ का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए, यानी जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है उसमें अगर एसिडिक है वो, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच का जो बॉन्ड है वो कमजोर हो जाता है। इसी तरह से अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो इनके बीच का जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बॉन्ड है वो कमजोर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर PCO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो भी जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो कमजोर पड़ जाता है। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स फॉर हीमोग्लोबिन, तो व्हाट वर द फैक्टर्स? नंबर 1, पहला फैक्टर क्या था? पीएच। दूसरा फैक्टर क्या है? टेम्परेचर, वो एक्सप्लेन भी किया हुआ है यहां पर। तीसरा टेम्परेचर है कंसंट्रेशन ऑफ PCO2 या PO2 का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो ये 3 हैं। एक केमिकल है, कई लोग नाम लेते हैं डाइफॉस्फोग्लिसरॉल। इसका भी कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाता है, जैसे लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से मसल्स के अंदर DPG का अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो भी जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग है वो कमजोर पड़ जाती है। सो बेसिकली दिस इज अ मेटाबॉलिक वेस्ट, अ मेटाबॉलिक इंडिकेटर दैट मसल एक्टिविटी, यानी लैक्टिक एसिड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द मसल, सो इट नीड्स मोर ऑक्सीजन। तो आप इसको भी एज इट इज, यू कैन टेक इट एज अ केमिकल इंडिकेटर, ठीक है। तो बेसिकली पीएच, टेम्परेचर और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो मेन है उनके बारे में जानते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है वो कमजोर कब होगा, यानी हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन अनलोड कब कर देगा? अनलोडिंग। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की अनलोडिंग को प्रमोट करते हैं? हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर का हाई होना, पीएच का लो होना और PCO2 का बढ़ जाना। यानी कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ज्यादा है तो ये अनलोडिंग को प्रमोट करेगा। These are the 3 factors which are promoting the unloading of oxygen from the hemoglobin. ठीक, देखिए इसको पढ़िए। As the cells metabolize glucose, ग्लाइकोलाइसिस का फिनोमेना चलेगा, and use the oxygen इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, they release carbon dioxide. Carbon dioxide is released during this oxidative, which increases the PCO2 and H+ levels in the capillary blood. यानी pH का कम होने का मतलब होता है H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होना। अब ये ल्यूइस एसिड कंसेप्ट है, आपको पता है ये, ठीक है। pH कम होगा मतलब कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? जो सेल साइकिल चल रही है टू प्रोड्यूस ATP, तो वो क्या कर रही है? CO2 को रिलीज कर रही है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रही है और हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को कैपिलरी ब्लड में उसने बढ़ा दिया, ठीक। बोथ आर डिक्लाइनिंग द ब्लड pH एसिडोसिस एंड इंक्रीजिंग PCO2 वीकेंस द HbO2 बॉन्ड। इसी में बॉन्ड की बात यहां पर कर रहा था। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द बोहर्स इफेक्ट। बस इस फिनोमेना को क्या कह रहे हैं हम? बोहर्स इफेक्ट कह रहे हैं। दिस एनहांसेस द ऑक्सीजन अनलोडिंग वेयर इट इज मोस्ट नीडेड। यानी बढ़े हुए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और बढ़े हुए PCO2 कंसंट्रेशन की वजह से अगर हीमोग्लोबिन अपने पूरे के पूरे ऑक्सीजन को अनलोड कर देता है तो इसी फिनोमेना को हम बोहर्स इफेक्ट के नाम से
जानते हैं। ठीक, दिस इज नोन एज बोहर्स इफेक्ट। अब देखिए टेम्परेचर का, तो PCO2 वाला फैक्टर क्लियर हो गया आपको। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यानी पीएच का वाला फैक्टर क्लियर हो गया आपको। दो फैक्टर के लिए जो बोहर्स इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बॉन्ड है उसको कम कर रहे हैं, एंड इट इज प्रमोटिंग द अनलोडिंग ऑफ द हीमोग्लोबिन। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है देखिए, परसेंटेज, ये परसेंटेज सैचुरेशन है यहां पर, और ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के साथ है। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है इसमें ये नॉर्मल है। ठीक, तो जैसे जैसे आप यहां पर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, देखिए दिस ग्राफ इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट। यहां पर भी द इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड, द PCO2 और द H+ आयन कंसंट्रेशन इज शिफ्टिंग दिस ग्राफ टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। दिस इज द लेफ्ट साइड, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम कर रहे हैं, यानी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होगा। कब? जब यह ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, व्हेन इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस साइड। अब इस चीज को आप ग्राफिकली समझ सकते हैं कि 40% सैचुरेशन नॉर्मली 20 mm ऑफ O2 पे था, लेकिन जब यह ग्राफ और शिफ्ट हो गया आगे, तो अब PO2 के कंसंट्रेशन को 30 होना पड़ेगा ताकि 40% सैचुरेशन रहे। दिस ग्राफ इज शिफ्टिंग। ठीक है, यही हाल टेम्परेचर का है। जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं 43 डिग्री पर, 38 डिग्री पर और 20 डिग्री पर, ये तीनों दिया हुआ है। 37 और 38 डिग्री इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो दिस ग्राफ इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। देखिए यहां पर जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसका ग्राफ है 40 mm पर, ये आएगा यहां, तो इट इज अराउंड 20 mm ऑफ Hg ऑक्सीजन का प्रेशर है। जबकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हो तो ये 40 mm ऑफ सैचुरेशन जो है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा रिक्वायर्ड है। यानी जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व है वो अराउंड 40 mm ऑफ Hg पर 40% सैचुरेशन रह रहा है, जबकि यहां पर 20 mm ऑफ ऑक्सीजन पर नॉर्मली 40% सैचुरेशन रहता है। तो 40% सैचुरेशन अगर 20 mm ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे रह रहा है तो एफिनिटी बढ़ी हुई है। लेकिन अगर 40 mm ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लग रहा है 40% सैचुरेट करने के लिए, तो यानी उसकी एफिनिटी घटी हुई है, कम है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे HbO2 की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाती है, तो अनलोडिंग का फिनोमेना हो जाता है। अब देखिए यहां पर एक और मेंशन है, हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया का मतलब होता है किसी भी वजह से अगर ऑक्सीजन टिश्यूज को ना मिल पाए, किसी भी वजह से। अब वो वजहें क्या क्या हो सकती हैं? वो हिस्टोटॉक्सिक वजहें हो सकती हैं, या हाइपॉक्सिया का बेसिक मतलब देखिए ये एक मेडिकल टर्म है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो टिश्यूज हैं वो नॉर्मली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। टिश्यूज आर नॉट एबल टू यूटिलाइज ऑक्सीजन, जबकि इस केस में जो PO2 होता है वो नॉर्मल होता है।
ये हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में टिश्यूज आर नॉट एबल टू यूटिलाइज ऑक्सीजन, जबकि इसमें जो ऑक्सीजन की डिलीवरी होती है ना ये नॉर्मल होती है। ऐसा पॉइजन्स में हो सकता है, साइनाइड पॉइजन्स के फॉर्म में, जिसमें साइटोक्रोम जो एंजाइम है उसका ये कंपटिटिव इनहिबिटर है, तो ये ऑक्सीजन की डिलीवरी प्रॉपर रहती है, लेकिन फिर भी जो टिश्यूज होते हैं ड्यू टू द कंपटिटिव इनहिबिशन उस डिलीवर्ड ऑक्सीजन को ठीक से यूज नहीं कर पाते हैं। और हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया रिफर्स टू इस्चीमिया, इसको इस्चीमिया कह लीजिए, यानी लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया का मतलब ये हो गया कि दैट पर्टिकुलर ऑर्गन इज नॉट सप्लाइड विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो भाई 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन थी, तो 100 के बजाय अगर 85 ml मिल रहा है उसको ऑक्सीजन, सिर्फ 50 ml ऑक्सीजन ही मिल रहा है, तो अब जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो सिर्फ 10 mm ही मिलेगी। तो फिर टिश्यूज तड़पेंगे उस ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि उनको तो नॉर्मली 20 ml की आदत थी 100 ml ब्लड में, लेकिन जब ब्लड ही कम पहुंच रहा है। फिर तीसरा कारण और होता है, तीसरा कारण यह हो सकता है कि मान लीजिए पेशेंट जो है वो अनीमिक है, थर्ड रीजन है, पेशेंट को अनीमिया है। तो अनीमिया है तो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, क्योंकि हमने जो कैलकुलेट किया था 20 ml ऑफ O2 1 डेसीलीटर ब्लड में, तो ये तब कैलकुलेट ये मान के किया था कि 14 ग्राम परसेंटेज रहता है हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर ये हीमोग्लोबिन 14 ग्राम परसेंटेज से घट के 9 या 8 ग्राम परसेंटेज हो जाए, तो वो सीधा सीधा इस पे इफेक्ट करेगा ना। तो अगर पेशेंट एनीमिक है तो भी हाइपोक्सिक हो सकता है। तो हाइपोक्सिया के वेरियस रीजन्स हो सकते हैं टिश्यू के। अब कार्बन डाइऑक्साइड का भाई ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के बारे में दिया गया है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसको लोड करके ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व्ड स्टेट में बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में कैसे पहुंचाया जाता है लंग्स तक। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है ऑल टुगेदर। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। देखिए ये अब इसमें सबसे पहला जो पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑक्सीजन रिलीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड पिक्ड अप एट द टिश्यूज। भाई PCO2 का कंसंट्रेशन टिश्यूज में ज्यादा है तो वहां पर ऑक्सीजन की अनलोडिंग हो जाएगी, सही बात है। और जो ऑक्सीजन की अनलोडिंग होगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू निकालते हैं उसको बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आरबीसी के अंदर कैरी किया जाता है। देखिए कैसे ये पूरा फिनोमेना, ये पूरा फ्लो चार्ट यहां पर आपके सामने हमने बना रखा है। बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो 3 फॉर्म में आती हैं। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, जो ट्रांसपोर्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का। बी डिसॉल्व्ड स्टेट में, और तीसरा जो यहां एक्सप्लेन्ड है इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। तो जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसपोर्ट इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स होता है। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में अराउंड 23% होता है, और डिसॉल्व्ड स्टेट में अराउंड 7% जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इन 3 फॉर्म में कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन PCO2, तो यहां पे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का एक ऐसे लिख देते हैं HbCO2, तो ये इसकी बाइंडिंग है। ठीक है, फिर डिसोल्यूशन स्टेट है, डिसॉल्व्ड स्टेट में प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड फॉर्म में, और बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट जो होता है वो होता है। तो ये एक बेसिक प्रक्रिया थी जिसको मुझे आपको समझाना था। बेसिकली बाइकार्बोनेट के फॉर्म में किस तरह से स्टोर हो रहा है ये देखिए। ये टिश्यू सेल्स हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रही हैं। जस्ट सी ओवर हियर, कुछ नहीं करना है इस डायग्राम में, यू जस्ट हैव टू सी। ये CO2 जो है ये रिलीज हुआ इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये डिफ्यूज कर गया थ्रू द RBC, ये डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ये पहला फॉर्म है CO2 का, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में डिसॉल्व हो सकते हैं,
फिर ये जो CO2 है H2O के साथ मिलकर के H2CO3 एक कार्बोनिक एसिड बना रहा है, और ये HCO3 बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन में डिसएसोसिएट करा रहा है। एंड नाउ दिस H+ आयन बाइंड्स विद द प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है ना, वरना मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी ना। H+ आयन का कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो एसिडोसिस हो जाती है। तो हाइपोक्सिया के केस में आप एसिडोसिस भी कॉमनली देखोगे, ठीक है। जो तीसरा फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड का, इट इज एंटरिंग इनसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी। आरबीसी के डोनांस मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री करता है। यहां पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम की एक एंजाइम है, यहां पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये देखिए ये एंजाइम है जो कि इसको बाइकार्बोनेट में चेंज कर रही है, और अगेन ये बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन में चेंज हो जा रहा है। तो यहां पर तो ये जो H+ प्लाज्मा में क्रिएट हुआ था, ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड किया था, प्रोटीन के साथ बाइंडिंग कर रहा है। तो यहां पर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो कौन सा है? हीमोग्लोबिन। तो ये जो H+ बना है ये किसके साथ बाइंड कर जा रहा है? हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक। और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था, CO2 + Hb बराबर HbCO2 कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन यहां पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से बना है, ये डिफ्यूज आउट कर जाता है, बाहर चला जाता है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, और उस इलेक्ट्रिक, अब बाहर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से ये जो क्लोराइड आयन है ये अंदर की ओर आ जाता है। ये लिखा है क्लोराइड शिफ्ट एंड वाया ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ये जो क्लोराइड आयन है ये आरबीसी की मेम्ब्रेन के अंदर आ जाता है। इसी को हम क्लोराइड शिफ्ट फिनोमेना के नाम से जानते हैं। कई किताबें इसको हैमबर्गर्स फिनोमेना भी लिखती हैं। बहरहाल क्लोराइड शिफ्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हो गया पिकिंग अप, ये तो हो गई पिकिंग अप। और ये HbO2 के फॉर्म में रेड ब्लड सेल में आया था ऑक्सीजन, लंग से ऑक्सीजन ये आया था। यहां पे ऑक्सीजन जो है ये रिलीज होता है, जस्ट बिकॉज ये क्यों रिलीज हो रहा है? क्योंकि यहां पर PCO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा था, तो ये ऑक्सीजन रिलीज हुआ, डिसएसोसिएशन हुआ, और ये जो बचा हुआ हीमोग्लोबिन है ये भी H+ के साथ कंबाइन करके H.Hb, ठीक है, बना देता है। तो ये जो प्रोटॉन है प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन बन गया, प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन। ये याद रखिएगा कि यहां पर जो H+ बन रहा है ये प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। प्लाज्मा में तमाम तरह के प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है, याद है ना। तो उन प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ ये जो प्रोटॉन क्रिएट हुआ था ऊपर में, यहां पर ये आरबीसी के अंदर नहीं गया था, और यहां पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं होगी प्लाज्मा में। कार्बोनिक एनहाइड्रेज आरबीसी के अंदर ही होती है, बहुत तेज टर्नओवर टाइम होता है इसका, ठीक है ना। वैसे एंजाइम एक्टिविटी में, एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है उसकी स्पीड को नापने के लिए एक यूनिट है, नाम बता सकते हैं आप उसका? कटाल, KATAL, ठीक है। फिर ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है ये जो वापस टिश्यू में पहुंच जाता है। तो ये तो था टिश्यू लेवल पर जो भी लोडिंग अनलोडिंग का फेनोमेना है। देखिए वही लिखा है यहां पर, हमने लिख भी दिया है, वंस जनरेटेड द बाइकार्बोनेट मूव्स क्विकली फ्रॉम आरबीसी इनटू द प्लाज्मा। इस फेनोमेना की बात कर रहा है। वंस जनरेटेड द बाइकार्बोनेट मूव्स क्विकली फ्रॉम आरबीसी इनटू द प्लाज्मा, ठीक, ये दिखाया गया है। वेयर इट इज कैरीड टू द लंग्स, ये लंग्स में बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कैरी होता है। टू काउंटर बैलेंस द रैपिड आउटरश ऑफ दीज एनायंस फ्रॉम द आरबीसी, द क्लोराइड आयन मूव्स फ्रॉम द प्लाज्मा इनटू द आरबीसी। इस वाले फिनोमेना को दिखाया गया है। दिस आयन एक्सचेंज प्रोसेस called the chloride shift occurs via facilitated diffusion through the RBC membrane proteins. Facilitated diffusion,
वाया ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लिख लीजिए कि ये फैसिलिटेटेड है। स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कैरियर्स होते हैं जो कि इस फिनोमेना को अंजाम देते हैं। ठीक है, आपने हेल्डेन इफेक्ट भी पढ़ रखा है। क्या है भाई हेल्डेन इफेक्ट? एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है हेल्डेन की? सी द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड transported into the blood is markedly affected by the degree to which the blood is oxygenated. The amount of carbon dioxide transported into the blood is markedly affected by the degree to which the blood is oxygenated. अगर ब्लड ज्यादा ऑक्सीजनेटेड है ना बेटा, ब्लड अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजनेटेड है, देखिए क्या लिखा है, द लोअर द PO2 and lower the hemoglobin saturation with oxygen, the more carbon dioxide in the blood can carry. यानी PO2 अगर ज्यादा है तो PCO2 कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर PO2 कम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, बेसिकली हीमोग्लोबिन, इंक्रीजेस। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में है, यही चीज इसमें दिया हुआ है। ठीक है, कि द लोअर द PO2 द मोर CO2 कैन द ब्लड कैरी, यही दिया है। द लोअर द PO2 द मोर कार्बन डाइऑक्साइड दैट ब्लड कैन कैरी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द हेल्डेन इफेक्ट। क्या चीज, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? रिफ्लेक्ट्स द ग्रेटर एबिलिटी फॉर रेड्यूस्ड हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। रेड्यूस्ड हीमोग्लोबिन का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन है वो कम है, तो रेड्यूस्ड हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाने की ज्यादा होती है। यानी ऐसा हीमोग्लोबिन जिसमें HbO2 का जो कंसंट्रेशन है, जो सैचुरेशन है, अगर वो 40% है, तो इसकी कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग कैपेसिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी, और द टेंडेंसी टू मेक HbCO2 increases. The tendency to make carb amino hemoglobin will increase as the percentage saturation of hemoglobin with oxygen decreases. ये इसका significance है। And to buffer the H plus ion by combining with it. भाई H plus ion जो प्रोटोनेटेड थे उनको प्लाज्मा प्रोटीन के साथ उनकी बाइंडिंग हो जाती है ना। As CO2 enters the systemic blood stream, it causes more oxygen to disassociate from the hemoglobin. This was the Bohr's effect. अभी बोहर्स इफेक्ट आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, कि जैसे जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाएंगे ब्लड के अंदर, तो वैसे वैसे एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स ऑक्सीजन डिक्रीजेस, यानी अनलोडिंग फास्ट हो जाएगी। तो दैट वाज बोहर्स इफेक्ट। और ऑन द कॉन्ट्रेरी हेल्डेन इफेक्ट क्या कह रहा है? हेल्डेन इफेक्ट ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप हीमोग्लोबिन को रिड्यूस कर रहे हो, यानी उसका परसेंटेज सैचुरेशन विद ऑक्सीजन कम करते चले जा रहे हो, उस हीमोग्लोबिन की कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाने की टेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है। समझ में आई ये दो बातें? जो ऐसा हीमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है, वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन ज्यादा बनाना चाहेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा कैरी करना चाहेगा, यानी उसकी एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति ज्यादा हो जाएगी। ऐसा कहता है हेल्डेन इफेक्ट। ऑन द कॉन्ट्रेरी बोहर्स इफेक्ट क्या कहता था? कि अगर
अगर कार्बन डाइऑक्साइड का PCO2 का कंसंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा में ज्यादा हो गया है तो ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के प्रति कम हो जाएगी और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को धड़ाधड़ अनलोड करना शुरू कर देगा। यह था बोहर्स इफेक्ट। द डिसएसोसिएशन ऑफ O2 अलाउज मोर कार्बन डाइऑक्साइड टू कंबाइन विद हीमोग्लोबिन एंड दिस इज रिफर्ड टू एज हेल्डेन इफेक्ट। द डिसएसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी जितना ज्यादा रिडक्शन होता चला जा रहा है, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता चला जा रहा है, जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से सैचुरेशन कम होता चला जा रहा है, इस हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी टू फॉर्म HbCO2 यानी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाने की जो टेंडेंसी है या कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती चली जाएगी। ऐसा हेल्डेन साहब कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपके सामने रखना था मुझे कि इसको पेश कैसे करूं मैं, ये नहीं समझ पा रहा था इतने दिनों से कि बोहर्स इफेक्ट और हेल्डेन इफेक्ट को आपके सामने पोज कैसे करूं मैं। सो दिस इज व्हाट आर द टू डिस्टिंक्ट थिंग्स व्हिच यू कैन सी ओवर हियर। एक है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है तो Hb और O2 का बॉन्ड कम हो जाएगा, पहली बात। और दूसरा, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कम होता चला जा रहा है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती चली जा रही है। ऐसा कहता है हेल्डेन इफेक्ट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं न्यूरल फिनोमेना ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए, न्यूरल फिनोमेना ऑफ रेस्पिरेशन में सिर्फ एक नाम याद रखिए आप, जो कि आपको याद रखना है, वेंट्रल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी, वेंट्रल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, VRG कह लीजिए, ये VRG, इसी को याद रखिए, यही मेन है। अब इसका थोड़ा सा डिटेलिंग है, देख लीजिए आप क्या है। जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, इट अपीयर्स टू बी अ रिदम जनरेटर एंड इंटीग्रेटिव सेंटर व्हेन इट्स इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स फायर। दो तरह के न्यूरॉन्स हैं इसमें, जो इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स फायर करेंगे तो इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है और डायफ्राम को रिलैक्स करा देता है। देखिए यहां दिया हुआ है, ये फ्रेनिक नर्व दिया हुआ है डायफ्राम को जो सप्लाई कर रही है, और इंटरकोस्टल नर्व दिया है जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को सप्लाई कर रही है। तो जब ये फायर होते हैं, ये इनके इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स जब फायर होंगे तो क्या होगा, ये इंपल्स यहां से आएगा यहां पर और यहां से आएगा यहां पर, यानी इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम में। ठीक, अ बर्स्ट ऑफ इंपल्सेस ट्रैवल अलोंग द फ्रेनिक एंड द इंटरकोस्टल नर्व्स। भाई ये फ्रेनिक नर्व है जो कि डायफ्राम को सप्लाई कर रही है, और इंटरकोस्टल नर्व्स जो हैं वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को सप्लाई कर रही है। ठीक है, यहां पे मैंने वो चीज दिखाई हुई है, टू एक्साइट द डायफ्राम एंड द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये तो डायग्राम में डिपिक्टेड है। एज अ रिजल्ट द थॉरेक्स एक्सपैंड्स एंड द एयर रशेस इनटू द लंग्स। ठीक है, ये फिनोमेना, ये मैकेनिज्म तो आपने तमाम बार पढ़ भी रखा हुआ है। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई है। ठीक, व्हेन द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप के एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स फायर करेंगे तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पैसिव रिकॉइल। याद करिए, बताया था ना मैंने आपको जब मैकेनिज्म बता रहा था, कुछ नहीं होता, सिर्फ पैसिव रिकॉइल होगा, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। खींचा था, छोड़ दिया, दूसरी तरफ से कोई नहीं खींच रहा है, नीचे से पकड़ के कोई नहीं खींच रहा है, बस ऊपर खींचना है। द आउटपुट स्टॉप्स, बस यही चीज आपको याद रखनी है। व्हेन द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स फायर, व्हाट हैपेंस, द आउटपुट स्टॉप्स, दैट्स इट। जो न्यूरॉन्स उसको खींच रहे थे वो छोड़ देंगे, तो अपने आप ही पूरा का पूरा पैराफर्नेलिया नीचे की ओर चला जाएगा। द एक्सपिरेशन अकर्स पैसिवली, पैसिवली इज द वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड, पैसिवली, as the lungs inspiratory muscles relax and the lungs recoil. वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप आप याद रखिए, यही है सारे करता धरता।
अब देखिए वैसे तो ये दिया हुआ है, पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, दे इंटरैक्ट विद द मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स टू स्मूदन द रेस्पिरेटरी पैटर्न। पोंटाइन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को थोड़ा स्मूथ बना देते हैं, दैट्स इट, थोड़ा स्मूथ कर देते हैं, और कोई काम नहीं है पोंटाइन रिसेप्टर्स का, पॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। हाँ, अगर ये डैमेज हो जाते हैं तो वो जो रेस्पिरेशन की रिदम होती है वो उतनी स्मूथ नहीं रह जाती है, डिसेप्नियोटिक हो जाती है। तो दिस कैन, पोंटाइन रिसेप्टर में डिसेप्निया आ जाएगा अगर ये डैमेज हो गए तो, इफ दीज आर डैमेज्ड हेड इंजरी की वजह से, तो डिसेप्नियोटिक हो जाता है पेशेंट। ठीक है। अब ये है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये बेसिकली कीमो रिसेप्टर्स और स्ट्रेच रिसेप्टर्स पर ज्यादा रिलाई करते हैं। दे रिलाई ऑन कीमो रिसेप्शन एंड स्ट्रेच रिसेप्शन। कीमो रिसेप्शन और स्ट्रेच रिसेप्शन पर ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ज्यादा रिलाई करते हैं। दे इंटीग्रेट द पेरिफेरल सेंसरी एंड इनपुट, मॉडिफाइज द रिदम्स जनरेटिंग इन द वीआरजी। बेसिकली ये देखिए ये एरो बना हुआ है ना, ये डॉर्सल वाले भी वेंट्रल को ही कहते हैं यार तुम काम कर दो। बेसिकली अगर इनको जोड़ा जाएगा तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप फोर्सफुल एक्सपिरेशन में हेल्प करते हैं। फोर्सिबली अगर आपको एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा करा के, और जितनी भी ये पूरी शोल्डर मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स को रिलैक्स को कॉन्ट्रैक्ट करा के फोर्सफुल एक्सपिरेशन करना है, तो कहीं जाकर के डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप का अगर थोड़ा बहुत इफेक्ट है तो है, अदरवाइज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ही मेन करता धरता है। ठीक है। तो ये जो है ये आपका न्यूरल मैकेनिज्म है, मेड्यूला में प्रेजेंट होते हैं ये दोनों, ये पता है ना, वेंट्रल और डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये देख लीजिए, ये डायग्राम में यहां दिया हुआ है, मेड्यूला में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। हालांकि मोस्ट ऑफ द लंग डिजीजेस के बारे में मैं आपको बताता भी चला हूं, लेकिन यहां पर एक मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि और भी कौन कौन से लंग डिजीज हो सकते हैं। देखिए, टोबैको, क्रोनिक टोबैको स्मोकर्स और एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, कंटिन्यूअल ब्रोंकियल इरिटेशन, इसको कह देते हैं ब्रोंकाइटिस, ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इसके सिम्टम्स हैं एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन एंड क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ, कफ लगातार आता रहेगा, इवन इफ द सिम्टम वैनिशेस, कफ लगातार आता रहेगा, तो दैट लीड्स टू ब्रोंकाइटिस। और म्यूकस का प्रोडक्शन, आपको ये पता ही है कि म्यूकस, सिलिएटेड म्यूकस, जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्री है, इट इज बेसिकली सिलिएटेड एपिथेलियम, तो एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन है ग्लैंडुलर होने की वजह से, और क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ, लगातार उस कफ से खांसी आती रहेगी और कफ भी आता रहेगा खांसी के साथ, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब दिस कैन लीड टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और एयर ट्रैपिंग हो सकती है। भाई अगर एक्सेसिव म्यूकस है तो नीचे, ऊपर तो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिलिएटेड है, लेकिन अगर ये कफ नीचे की ओर डिसेंड कर गया, जहां पर सीलिया की मात्रा धीमे धीमे करके कम या खत्म होती चली जा रही है, तो वहां से एलिमिनेट नहीं हो पाता, ये कफ जमता चला जाता है। डिसएपनिया मैंने बताया है, पेनफुल या फोर्सफुल ब्रीदिंग, एंड फ्रीक्वेंट इंफेक्शंस भी होना शुरू हो जाएंगे आपको, पल्मोनरी इंफेक्शंस जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। दिस विल अल्टीमेटली लीड टू सीक्वली क्या, हाइपोवेंटिलेशन, इसको पैथोलॉजिकल शंट कह देंगे, क्योंकि डिफ्यूजन कैपेसिटी कम जो होगी, एयर की डिफ्यूजन कैपेसिटी, जो फ्रेश एयर हम अपने लंग्स में लेते हैं, उससे जब आरबीसी में जाती है थ्रू द मेम्ब्रेन्स, तो वो हाइपोवेंटिलेशन हो जाएगा, बिकॉज द सर्फेस एरिया विच वॉज रिक्वायर्ड फॉर द डिफ्यूजन ऑफ एयर डिक्रीजेस। इसके अलावा हाइपोक्सेमिया हो जाएगा। हाइपोक्सेमिया का मतलब यही होता है कि डिफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू द टिश्यूज, एंड द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, प्रोटोनेशन जो होता है, भाई जब आपने ये पढ़ा हुआ है कि जब ऑक्सीजन, जब कार्बन डाइऑक्साइड कैरी होती है और ऑक्सीजन की अनलोडिंग होती है, ये एसिडोसिस याद है ना आपको। अभी एक फिगर था जिसमें हीमोग्लोबिन जो था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इट वॉज बीन डिसएसोसिएटेड इनटू Hb+O2। तो ये जो Hb था ये क्या कर रहा था, ये जो H2O और CO2 मिल करके
और H2CO3 बना रहे थे, एंड दिस H2CO3 वॉज बीइंग कन्वर्टेड इनटू H प्लस एंड बाइकार्बोनेट आयन ना, यही तो हो रहा था। एंड दिस बाइकार्बोनेट आयन ये तो बाहर चला जा रहा था, लेकिन ये जो प्रोटॉन था ये इस हीमोग्लोबिन के साथ मिलके एसिड प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन बना रहा था ना। तो अब ये अगर ये अनलोडिंग ही नहीं होगी तो ये Hb मिलेगा ही नहीं कि वो इस प्रोटॉन के साथ कंबाइन करे, तो H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता चला जाता है। तो उसी को कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये प्रोटोनेशन की वजह से। ठीक है। अल्फा एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी हो सकती है, कंजेनाइटल डिफिशियंसी भी है, एक्वायर्ड डिफिशियंसी हो सकती है। अल्फा एंटीट्रिप्सिन जो है ये बेसिकली लंग्स की फाइब्रोसिस नहीं होने देती, तो ब्रेक डाउन ऑफ इलास्टिन फाइबर्स इन कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ द लंग्स। भाई आपको ये पता है कि येलो इलास्टिक फाइबर्स ही मिलकर के जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको बना रहे हैं, तो अगर उनका ब्रेकेज हो गया यानी उनका डैमेज हो गया, यानी कि इलास्टिक रिकॉइलिंग कैपेसिटी एंड लंग कंप्लायंस ओवरऑल कम हो गया, तो उसकी वजह से एम्फाइसीमा हो जाता है। एम्फाइसीमा में डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलर वॉल्स, क्रोनिक स्मोकिंग की वजह से भी डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलर वॉल्स हो सकता है, एंड लॉस ऑफ द लंग की इलास्टिसिटी, यही मैं कह रहा हूं, लंग कंप्लायंस भी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है। तो उसकी वजह से भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन या ट्रैपिंग या डिसएपनिया या फ्रीक्वेंट इंफेक्शंस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा दीज ऑल आर कंसिडर्ड टू बी अंडर सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी के अंदर इनको हम कंसिडर करते हैं। ठीक है। इसके अलावा एज्मा है, इसके अलावा एज्मा है। एज्मा में क्या हो रहा है? दिस मे बी एलर्जिक एज्मा, तमाम तरह के टिक्स, माइट्स, पॉलेंस, डस्ट, किसी से भी आपको एलर्जी हो सकती है जिसकी वजह से एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन हो सकता है, फ्रीक्वेंट कफिंग हो सकती है, स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्री भी हो सकता है। ये एलर्जिक एस्थमा के कंडीशंस में होता है। ठीक है। इसमें बीटा ब्लॉकर्स वगैरह देते हैं, ब्रोंकियोडायलेटर्स देते हैं ताकि आपको थोड़ा आराम हो पाए। ठीक है। इसके अलावा तमाम तरह के बैक्टीरियल डिजीज हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस फ्रॉम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेई, न्यूमोथोरिक्स है, हाइड्रोथोरिक्स है, जिसको कि रेडियोग्राफिकली आप ऑब्लिटरेशन ऑफ द कॉस्टोफ्रेनिक एंगल वगैरह से देखा जा सकता है। इनके रेडियोलॉजिकल एसेज हैं ये। ठीक है। SARS-CoV-2 वायरस अभी नया आ गया है जो कि पूरा का पूरा ट्रांसल्यूसेंट या ओपेक कर दे रहा हो, जनरलाइज्ड ओपेसिटी सीन अंडर द कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी ऑफ द लंग। अगर आप एमआरआई कराते हो तो यू कैन सी वेरियस काइंड ऑफ क्लाउडिंग, तो वो क्लाउडिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलर, जो एल्वियोलाई की एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन की वजह से या डिपोजिशन ऑफ म्यूकस की वजह से हो सकती है, जो कि नॉर्मली ट्रांसल्यूसेंट होती है। ठीक है। सो दीज आर वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस विच पर्टेन टू रेस्पिरेटरी डिजीज। हाइपॉक्सिया मैंने आपको बता ही दिया था, इन्फेंटाइल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में बताया ही है मैंने आपको, अनीमिया जिसकी वजह से हाइपॉक्सिया हो सकता है, स्टीमिया जिसकी वजह से हाइपॉक्सिया हो सकता है। सो दीज आर वेरियस काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स। ओके। सो स्टडी वेल फॉर योर एग्जामिनेशंस। यहां पर मैंने बहुत कुछ ऐसा आपको समझाया, बता देने की कोशिश की है, डायग्रामेटिक व्यू से, टेबुलेटेड फॉर्म में, इंटरैक्टिव डायग्राम्स के फॉर्म में, so that you have an upper hand while studying from the PrepLadder app. So do not forget to download the PrepLadder app and use my code, which is ABHIS1005. Okay. Best of luck for your NEET examinations 2022.